हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए कैसा रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मार्केट पूरे 5 आउट ऑफ 5 डेज चलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जून के बाद सीधा अभी सितंबर में ही गवर्नमेंट हॉलीडे है, उस दिन होगा मंडे और 14 सितंबर को मार्केट रहेगा क्लोज। लेकिन इस वीक में 5 आउट ऑफ 5 मार्केट ओपन रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो अभी सिलसिला चालू है क्वार्टर 1 के रिजल्ट का, तो नेक्स्ट वीक में कौन सी बड़ी कंपनीज है जो कि अपने क्वार्टर 1 रिलीज करेंगी और उसमें क्या देखने की चीज होगी, यानी कि कौन सी कंपनी में कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको चेक करना है। तो सबसे पहली कंपनी है इंफोसिस, जो कि है आईटी जायंट। आपने टीसीएस और अदर आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट है वो देखे होंगे, बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस हमें आईटी में दिखाई दिया है। तो इंफोसिस के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे रहते हैं। उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट, यह है इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके बाद है बजाज ऑटो के। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के नंबर भी दिखना इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हमें बताता है कि मिडिल क्लास की डिमांड कैसी है। उसके बाद है एफएमसीजी के एक बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर, वो है मैगी का शेयर यानी कि नेस्ले इंडिया। उसके बाद आएगा अडानी के नंबर, अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नंबर। फिर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि ट्रेड करती है ऑयल एंड पेट्रोलियम में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो नंबर्स है वो देखना खास तौर पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट कुछ मंथ में आपने देखा होगा कि जो ईरान और यूएस का वॉर है वो बहुत ही बड़े बुरी तरीके से हमारे इंडियन ऑयल मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा था। तो इसके जो इम्पैक्ट है वो हमें क्वार्टर 1 के रिजल्ट में अभी इसके दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात करें तो उस फार्मा जायंट सिप्ला के भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और हमारी जो एविएशन की सबसे बड़ी कंपनी है वो है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। तो इंडिगो के भी नंबर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज था उसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट थे वो बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर हुए थे। तो इस क्वार्टर में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज है या कंपनी का जो लॉस है वो वाइडन होता है या फिर डिक्रीज होता है और कंपनी फिर से प्रॉफिट में आती है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है अपना पेटीएम का शेयर, तो इसके भी नंबर देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं अपने निफ्टी 50 का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस। अगर आप देखो तो लास्ट वीक के फ्राइडे में हमें निफ्टी 50 में बहुत ही बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे रही थी, लगभग 1% की। तो क्या निफ्टी 50 ये तेजी को कंटिन्यू करता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर लास्ट 5 डेज की बात करें तो हमें निफ्टी 50 एक रेंज बाउंड पैटर्न में ही मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे स्लाइडली 1.28% की जंप है, लेकिन ये साइड वेज ही है। उसके बाद देख लेते हैं डो जोन्स का जो लास्ट वीक का फ्राइडे का परफॉर्मेंस था। आप देख सकते हो डो जोन्स हमें डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि ईरान और यूएस की जो वॉर है वो फिर से रिज्यूम हो चुके हैं और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें यूएस स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो यूएस में भी इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। डो जोन्स का अगर 5 डेज का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ दिनों से हमें डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। डो जोन्स लगभग 5 डेज में -1% की रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यूएस ईरान वॉर, जो कि फिर से स्टार्ट हो चुका है और यूएस ने ईरान पर बहुत ही मैसिव तरीके से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी जो बात है तो यूएस अभी ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अटैक कर रहा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आमतौर पर अटैक नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पे जो इनोसेंट पीपल है उनकी डेथ होती है और इसे एक बहुत बड़ी क्रूएलिटी माना जाता है। लेकिन अभी यूएस ने जो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया उसकी वजह से ये जो वॉर है वो अभी और भी सुलग सकती है। यूएस ने जो अटैक किए थे हालांकि उसको डिनाई कर दिया है, लेकिन ईरान के जो सोर्सेस है वो बोल रहे हैं कि यूएस ने हमारे ऊपर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया था। तो अभी यूएस ने जो अटैक किया था अभी उसका रिएक्शन आएगा, यानी कि ईरान अटैक करेगा। और ईरान यूएस पे तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ईरान क्या करता है कि ईरान अटैक करता है उसके पड़ोसी गल्फ कंट्रीज पर, जॉर्डन और यूएई और सऊदी अरेबिया। तो हमें देखने को मिला कि जो यूएस के स्ट्राइक थे उसके बाद जो ईरान के स्ट्राइक आए उसमें यूएस के 2 सोल्जर्स की डेथ होते हुए हमें दिखाई दे रही है।
वो जो डेथ हुई है वो जॉर्डन के बेस के ऊपर हुई है और एक जो सोल्जर है वो मिसिंग है। तो ऐसे ही दोस्तों जो वॉर है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि एक साइड अटैक करती है, उस दूसरी साइड फिर उसका रिएक्शन देती है। तो क्योंकि अभी यूएस के 2 सोल्जर्स डेथ हो चुकी है, तो यूएस का भी इस पर रिएक्शन आने वाला था। तो यूएस ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनके 2 सोल्जर्स की डेथ एक्चुअल में हो चुकी है। उसके बाद आते हैं यूएस इंडिया की ट्रेड डील पर। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का जो मीटिंग्स है वो अभी कंटिन्यू है, और नेक्स्ट वीक यानी कि 24 जुलाई को हमको जो फाइनल डेट थी, यानी कि हमको अल्टीमेटम मिला था कि अगर आप 24 जुलाई तक जो ट्रेड डील है वो कंप्लीट नहीं कर लेते तो जो 10% टैरिफ के सरचार्ज के अंडर हम है वो हट जाएगा और इंडिया पर लग सकता है फिर से 50% का टैरिफ। तो 24 जुलाई है वो लास्ट डेट। तो 24 जुलाई को हमें देखना होगा कि क्या इंडिया और यूएस अपनी ट्रेड डील कंप्लीट कर लेते हैं, या यूएस फिर से हमें नई डेट दे देता है कि आप इस डेट तक अपनी ट्रेड डील कंप्लीट करो। उसके बाद देख लेते हैं एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज। अगर आप देखें, यह है लास्ट वीक का एफआईएस का डेटा। लास्ट वीक पूरा वीक एफआईएस एक ही काम करते रहे, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और उसी तरीके से जो बैलेंसिंग कर रहे हैं हमारे डीआईएस। डीआईएस ने एक तरफा बाइंग की है, लेकिन आप अगर लास्ट वीक के 2 डेज देखो, यानी कि 13 और 16 जुलाई, 13 जुलाई को हमें लगभग 3000 करोड़ और 16 जुलाई को 4200 करोड़ की मैसिव सेलिंग होते हुए एफआईएस की तरफ से दिखाई दे रही थी। वही जो डीआईआई है वो कंटिन्यूसली स्टेडी वे में बाइंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 14 जुलाई को थोड़ी 3000 करोड़ की बड़ी बाइंग हुई थी और 16 जुलाई को भी 3000 करोड़ की बड़ी बाइंग एफआईआईज और डीआईआईज ने की थी। तो हमें इस वीक में भी ये देखना है कि क्या एफआईआई सेलिंग कंटिन्यू करते हैं या ट्रेंड में रिवर्सल आता है और एफआईआई बाइंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 17 जुलाई को जो एफआईआई ने सेलिंग की थी वो थोड़ी कम हुई थी। तो ये भी देखने का फैक्टर रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑयल। ऑयल आपको पता ही होगा, या ऑयल का खेल बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है। जब यूएस और ईरान का वार शुरू हो जाता है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऑयल का पूरा जो खेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से ऑयल के प्राइस जो है वो शूट आउट हो जाते हैं। तो हमें वॉर फिर से रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका सीधा इम्पैक्ट हमें क्रूड के प्राइस पे होते हुए दिखाई दे रहा है। सभी जो डिफरेंट टाइप के क्रूड होते हैं उनके जो प्राइस है उनमें हमें लास्ट वीक में लगभग 4% की जंप होते हुए दिखाई दे रही है, और ब्रेंट क्रूड आखिरकार 88 पर टच हो चुका है, जो कि इंडिया के लिए एक्चुअल में बहुत ही बुरी खबर है। अगर क्रूड फिर से 90 के ऊपर चला जाता है तो इंडिया में बहुत ही कंसर्निंग होगा, क्योंकि इंडिया एक फुल्ली डिपेंडेंट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, और अगर ऑयल की प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी फिर से बढ़ने का खतरा आ सकता है। तो फिर जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि इंडिया डॉलर में पेमेंट करता है ऑयल की, तो हमारे जो डॉलर है, डॉलर की जो वैल्यू है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और साथ ही में रुपीज की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ही मैसिव लेवल पे डॉलर बाय करते हैं। तो हमें रुपए की जो प्राइस है उसमें कमजोरी साफ साफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कमजोर कमजोर रुपया यानी कि कमजोर इंडिया की अर्थव्यवस्था। आप देख सकते हो लास्ट कुछ दिनों में रुपीज की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर ही रही है, और अभी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रुपया की वैल्यू है 96.28। तो लास्ट वीक में देखना होगा कि क्या रुपया अपना डाउनफॉल कंटिन्यू करता है या फिर होल्ड करके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद है गोल्ड। आपको पता ही होगा कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि कठिन समय में बढ़ता है, लेकिन आप देख सकते हो अभी जो गोल्ड की प्राइस है वो अपने ऊपरी लेवल से लगभग 30% की गिरावट पर है। तो नेक्स्ट वीक में देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती है या फर्दर डिक्रीज होती है। गोल्ड के बाद सिल्वर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो सिल्वर की प्राइस भी अभी 1 kg के लिए 2,16,000 पे चल रहा है। तो क्या सिल्वर भी अपना जो गिरा हुआ प्राइस है उसको कंटिन्यू करता है और डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है, या फिर इसमें भी बढ़ोतरी होती है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो